हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। सर, सी ए इंटर जनवरी 26। ये जनवरी 26 बोल बोल के ना पूरा जनवरी मंथ ही लग गया आपका इंटरमीडिएट एग्जाम खत्म होने में। ऑडिट पड़ गया 31 जनवरी को, मतलब पूरा जनवरी मंथ हमारा सी ए इंटर देने में निकल गया। आप लोग हिस्टोरिक बैच हो, मालूम है ना? आपको पता होना चाहिए कि पूरा एक महीना एग्जाम चला आप लोग का। पूरा बोर्ड्स का एग्जाम जैसे होता है ना स्कूल का, वैसा एग्जाम बना दिया इंस्टीट्यूट ने आपका सी ए का एग्जाम को। चलिए, अब मेरी बात सुनिए। ऑडिट पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना? नेगलेक्ट मत करना। आराम हो गया सर, अब तो एक हफ्ता बाद पढ़ाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं रखना। प्लानिंग करके ऑडिट स्टार्ट कर देना। आज का वीडियो में क्या करेंगे, आपने टाइटल देख लिया होगा। आज एफएम का डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो थे ना आपके, उसके सारे आंसर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपके वहाँ पे बहुत सारे। इस बार एफएम एसएम का पेपर तो एक ऐसा पेपर बन गया कि इतना चर्चा है। ऑडिट से बेसी चर्चा तो एफएम एसएम का हो रहा है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वो क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर होना चाहिए। बाप रे बाप। तो एक बार मेरे संग ये पूरा वीडियो देखना। फटाफट फटाफट सारे आंसर डिस्कस करेंगे आपके संग। मैंने सारे सॉल्यूशंस मैंने खुद अपने हैंड रिटन लेके आया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? एक बार फटाफट फुल स्क्रीन में आके एक बार वीडियो शुरू करें क्या? यस और नो? आ जाओ सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एग्जाम हुआ था आपका, जिसमें भयंकर कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये वीडियो पूरा ढंग से सुनना, मेरी एक एक बात को मैं क्या बोलूँगा, ठीक है? कौन सा आंसर कैसे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने ऑप्शंस, क्या क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हो। ट्राई करूँगा सारा चीज़ कवर करने का। स्टिल आईसीआई आईसीआई है, उसका सजेस्टेड आंसर से ऊपर कुछ नहीं है। तो वी विल वेट, ठीक है? उनका सजेस्टेड आंसर आएगा तो ही कुछ अपने को पुख्ता समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी एक बार मेरे हिसाब से जो आंसर्स बनने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एक बार फटाफट फुल स्क्रीन में हो। एमसीक्यूज ने मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन क्विकली डिस्कस करवा देता हूँ आपको एमसीक्यूज भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? आप देख लोगे तो आपका बॉमन बॉर्डर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। आई बिलीव अभी तक आपने बहुत वीडियोस देख लिया होगा, आपको आंसर्स मालूम है। तो इसका आंसर आपको पता है क्या? मैंने आंसर्स लिख के लेके आया, तो आपको फटाफट फटाफट दिखा देंगे। बॉमन मॉडल का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आप करते हो इन योर कॉस्टिंग। अब यहाँ पे ना इस पीडीएफ में आप बोलोगे तो मैं ये आपको टेलीग्राम में दे दूंगा ये सॉल्यूशंस, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। देखते हैं। ये पीडीएफ में मैंने क्या किया, ग्रीन में सारे फार्मूलाज हैं, ब्लू में सारे स्टेप्स हैं, रेड में सारे आंसर्स हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो बॉमन बोर्डर में सारा चीज़ पुट किया। सर हमारा यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट क्या था? 10% का दिया हुआ था। ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपीज़ पर ऑर्डर था एंड ₹18 लाख का आंसर आया। दिस इज द फॉर्मूला, इसमें पुट किया होगा तो मिल जाएगा। लिंटर मॉडल पे सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा। लिंटर पे लिंटर क्या बोलता है भैया कि पहला बात तो देखो, एक अभी लिंटर का क्वेश्चन दे देना। जनरली ये लिंटर पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, लेकिन ये एक नंबर पे लिंटर का क्वेश्चन इस बार पूछ लिया। तो ओवरऑल ना ये पेपर काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का बनाया गया था। इवन आपका जो एमसीक्यूज था वो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था दैट वाज कंपेरेटिवली ऑन अ मॉडरेट टू टफर साइड, ठीक है ना? चलो आ जाओ। Z Limited is expecting to pay a dividend of ₹50 per share in the next financial year 25-26। बहुत बढ़िया बात है। उसका स्पीड एडजस्टमेंट फैक्टर दे दिया, टारगेट पे आउट दे दिया, ईपीएस दे दिया, सारा चीज दे दिया आपको। 24-25 पर डिविडेंड मतलब क्या हुआ? ये D0 मांगा है, D1 दे दिया था आपको। लिंटर लगा के निकालना है, तो बड़ा इजी है। अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, अगर इसका फॉर्मूला मालूम होता तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना लेते, ठीक है? तो ये फॉर्मूला ही मेन खेला था इसमें। सो दिस वाज द फॉर्मूला लिंटर का। इस पे सारा चीज को पुट करोगे, आंसर आएगा आपका ₹40 पर शेयर। इसका आंसर आएगा ₹40 पर शेयर, ठीक है? डन है, आगे बढ़े। एक नंबर का लिंटर था, अगर कोई छोड़ के गया होगा तो एक नंबर का वहाँ पे उसका लॉस हुआ होगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसमें भी ना बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है सर कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मिस्टर एक्स, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ बीपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, हैज होल्डिंग ऑफ 42,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स आर currently trading at ₹480 per share. X has a policy of reinvesting the amount of any dividends received back into the shares of the company. BPC Electronics has declared and paid a dividend of ₹30 per share. Declared and paid a dividend of ₹30 पर शेयर, ऐसा लाइन लिख दिया सर। अब मैं यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन लेकर सॉल्व करूँ? पेड एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड दे दिया, मतलब डिविडेंड ऑलरेडी पेड बोल दिया यहाँ पे। देखो नॉर्मली ना मेरे को जो लगता है ये आईसीआई करना तो चाहता था इसको एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड के हिसाब से ही। ये एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का कंसेप्ट लगा के करना चाहेगा, आई बिलीव। अब वो लोग का क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड देन आंसर, या तो दो आंसर दे देंगे आपको। एक्स डिविडेंड के हिसाब से आपको मालूम है 44,800 इसका आंसर आता है। नहीं तो वो अगर बोलेंगे नहीं एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का आंसर नहीं है, आपको पूरा का पूरा मान लेना है कि डिविडेंड पेड है, मतलब पहले ही डिविडेंड पे कर दिया, वो प्राइस में फैक्टरिंग किया हुआ है, 480 में फैक्टरिंग किया हुआ, तो बोल देगा 44,625 इसका आंसर है। तो ये दोनों में से एक आंसर इस बार एक्सेप्ट होने वाला है, प्रोबेबली बोथ आंसर्स भी ले लेगा वो।
सजेस्टेड में ऐसा किया हुआ है वो कि सर बी और डी ऐसे करके दे देता है, ठीक है ना। मतलब एमसीक्यूज में भी ऐसा कर देना, क्या बोल सकते हैं, चलो लेकिन कोई बात नहीं। बट आई बिलीव वो करना 44,800 ही चाहेगा। कैसे आएगा सर, इसका भी क्विकली देख लो। एग्जिस्टिंग शेयर 42,000 था, कम डिविडेंड प्राइस मैंने अज्यूम किया, ये वाला इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। डिविडेंड पर शेयर 30 है, डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ, 12,60,000 का डिविडेंड रिसीव होगा। एक्स डिविडेंड प्राइस क्या होगा सर, हमारा जो कम डिविडेंड प्राइस था उसमें से हम डिविडेंड माइनस कर देते हैं, जो हम पे करते हैं, वी विल गेट आवर एक्स डिविडेंड प्राइस। यस और नो, यस। न्यू शेयर्स परचेज अब कितना हुआ, मेरे को इतना रुपये का डिविडेंड मिला था, अब मैं उस रुपया को इस नंबर ऑफ इस प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। तो मेरा 2,800 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पहले बात ये बताओ, हाँ सर। अब मैंने क्या किया, जो मेरे ओल्ड शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, उसमें मैंने नए शेयर्स ऐड कर दिए। दिस इज द 44,800 का आंसर। अब कोई बोलेगा नहीं सर ये एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का नहीं आएगा कंसेप्ट, तो 480 से करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। 2625 आएगा ये, अगर ये 480 से करता तो 2625 आएगा। 2625 पे यहाँ पे ऐड करोगे तो 44625 आंसर आएगा, अगर एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का इंटरप्रिटेशन नहीं लेता है आईसीआई। तो आई बिलीव या तो बोथ द आंसर्स देगा, नहीं तो 44,800 ही देगा। वो एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड ही बनाना चाहता था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो देखेंगे, अब बाकी आईसीआई का जो आंसर आता है उसमें टेंशन का बात नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एग्जाम में बात समझना, कभी भी आप आगे बढ़ोगे, एएफएम को एग्जाम दोगे, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप जब फिनेंस का पेपर, प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करते हो ना, इतना ज़्यादा ज्ञान काम का नहीं है अपने। आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, WSEC दिख रहा, नेक्स्ट पेज में ग्लांस पे करते हैं ना, आपको समझ में आ जाता है, आपको ये पढ़ने का भी दरकार नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए देता है, टाइम वेस्ट करने के लिए देता है। यही क्वेश्चन अगर उसको 5 नंबर 6 नंबर का देना होता है ना डिस्क्रिप्टिव में, तो ये वाला पैराग्राफ देता ही नहीं वो। यहाँ पे उसको जानबूझ कर टाइम खाना है, इसलिए उतना बड़ा पैराग्राफ देता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ सीधा। ये क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है सब मैंने बता चुका ऑलरेडी। क्विकली सीधा आंसर्स दिखाऊंगा, ठीक है, फटाफट से। इसमें सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालना था आपको, मार्केट प्राइस 612.62, डिबेंचर्स का आरवी निकालने वाला जो पार्ट था हमारा। तो हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ था 120, इक्विटी शेयर का आज के दिन में 5% का ग्रोथ रेट है, नंबर ऑफ ईयर्स भी 5 है, कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ है कि मेरे को एक डिबेंचर के बदले 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे, ये मेरा कन्वर्जन रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करूंगा सर मैं, फटाफट से बताओ कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू निकल जाएगा, 120 को 5 साल के लिए बढ़ाया, नंबर ऑफ शेयर से इनटू कर दिया, तो आपका आ गया 612.62। केडी कैसे निकलेगा सर, केडी का ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, केडी का फॉर्मूला में पुट किया, आरवी दिया हुआ है। लोग बोल रहे सर करंट मार्केट प्राइस को क्यों नहीं लिया एनपी पे, करंट मार्केट प्राइस लेके देख लो, ऑप्शन में एक भी आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन में एक भी आंसर नहीं आएगा, पहली बात तो ये। सेकंड, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ोगे ना अगर यहाँ पे, कहाँ गया सर, ये जो डिस्क्रिप्टिव आ गया, यहाँ पे आ जाओ। 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर इशूड विद अ मैच्योरिटी। जब नया शेयर इशू करते हैं अपने, अगर ऐसा बोलते हैं इशू वाला बात बोलते हैं, तो नेट प्रोसीड्स ही लिया जाता है। तो दोनों तरीके से आप सोचोगे तो नेट प्रोसीड्स और आईसीआई ना दोनों आंसर लेता है। पहली बात तो जो पीवाईक्यू सितंबर 25 आपका गया एग्जाम में ना, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का एक क्वेश्चन में उन्होंने दोनों आंसर लिया है, करंट मार्केट प्राइस भी लिया था, नेट प्रोसीड्स भी लिया था, आपको आप पे सजेस्टेड में देख सकते हो। तो बोथ द आंसर्स विल बी एक्सेप्टेड, बट सिंस प्राइस पे आंसर ही नहीं आएगा, एमसीक्यू में कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली नेट प्रोसीड्स लेके ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सीधा मार्केट वैल्यू निकालने बोला था, ये तो ईजी है। आपको क्या इसका ध्यान देना है सर, इक्विटी का प्राइस कहाँ से मिलेगा वो देखना होगा। इक्विटी का प्राइस यहाँ दिया हुआ था, ये रहा करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 120, ये पार्ट 3 में दिया हुआ था, नॉट इन द पार्ट 1। ये वाला चीज़ हो सकता है कोई लोग मिस कर दिए हों। उसके बाद तो इस पार्ट में कुछ दम नहीं था इक्विटी का, ये सब कॉस्ट वॉस्ट तो कैसे निकालेंगे अगला पार्ट में कवर कर लेंगे अपने, ठीक है। चलो मैंने बहुत अच्छे से ना एक एक स्टेप दिया यहाँ पे, ताकि आपको किसी भी बच्चे को ना कोई डाउट हो तो ये स्टेप्स देख के भी समझ पाए। वीडियो को पॉज करके देख लिया फटाफट से स्टेप या कुछ भी वो कर सकेगा। आफेश नंबर 7 हमारा ये बाकी है क्या कुछ, नंबर 7, हाँ 2 क्वेश्चन और है। पार्ट 7 क्या बोलता था, अच्छा मार्केट प्राइस निकालने वाला पार्ट है ये। तो हमें आफेश दिया हुआ है 48 लाख का, देखो ₹48 लाख से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, उसको हम बुलाते हैं प्यार से आफेश, ठीक है, EAFESH, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है देख लो, यहाँ पे आफेज दिया हुआ था, पी रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में 21 और 48 लाख। नाउ व्हाट टू डू, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकाल लिया कैपिटल स्ट्रक्चर टेबल से, ईपीएस मैंने निकाल लिया नंबर ऑफ शेयर्स में। अब ये ईपीएस से मैं पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21 का पी रेशियो को ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू गेट दिस पी, टू गेट दिस प्राइस, राइट। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे।
नंबर 8 वाला में आ जाओ, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, 16% आया। केपी में निकालता ही नहीं, मैं तो दिखा दिया आपको, वरना मैंने आपको बताया था ये सब टाइप के क्वेश्चन में ना स्मार्ट बनने का। 16% आया। आप केई का आंसर में कॉन्फिडेंट हो, ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कहीं पे भी और 16% का ऑप्शन है नहीं, तो ऑब्वियसली मेरा केपी विल बी 12.5%। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट केपी सेपरेटली, आपको कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है, बट स्टिल आप करोगे तो 12.5 ही आएगा। मैंने कर दिया यहाँ पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डन है क्या? सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव में है, तो अपना एमसीक्यूज पोर्शन बोल सकते हैं इट वाज कंपैरेटिवली इजी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ जाना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू इज रियली अ गुड न्यूज़, बिकॉज अगर कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल से कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 10 नंबर का वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। बट यहाँ पे बड़ा इजी क्वेश्चन आया था। बोल सकते हो कि वो 2 नंबर का एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड वाले क्वेश्चन में एम्बिग्विटी रह गई है, तो वो आपका डाइसी है, क्या इंस्टीट्यूट वहाँ पे इंटरप्रिटेशन लेगा। बाकी सब यहाँ पे मैनेजेबल था। सो आई कैन सेट एमसीक्यूज में इजीली 24-25 यू कैन स्कोर। ठीक है ना? आपका क्या मार्क्स आया जरूर कमेंट करके बताना। अब आ जाओ सर हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। सर डिस्क्रिप्टिव बताइए। चलो अब हो एक्साइटेड आप लोग कि डिस्क्रिप्टिव में जानना है, फटाफट से डिस्क्रिप्टिव का आंसर बता दो। अब मेरी बात सुनो, सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट करते हैं अपने। ऑफ आवर पी वाई क्यू जैन 26 दिख नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं। पी वाई क्यू जैन 26 में हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे। अब तैयार हो? यस। क्विकली देखिएगा मेरे संग संग, बढ़िया से एकदम। फ्रॉम द बुक्स ऑफ AIL लिमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फॉर द ईयर 24-25 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीपी मार्जिन 25% ऑन सेल्स है ₹30 लाख का। मतलब इस पहला लाइन पे अगर रुकते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, बात करते हैं आपस में कि मतलब क्या है इस लाइन का ही। किसी बच्चे को अगर इसी लाइन में दिक्कत आ गई ना, और अगर उसने गलत इंटरप्रिटेशन कुछ ले लिया ना, तो भाई आगे इस क्वेश्चन का आंसर ही मत देखना। ठीक है ना? अब यहाँ पर रुक जाओ, बाकी लोग मेरी बात सुनो। ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ 25% ऑन सेल्स, ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ 25% ऑन सेल्स, कितना रुपीज? 30 लाख। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 30 लाख का। क्या बोला? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 30 लाख का। ये निकाला कैसे इन लोगों ने? 25% ऑन सेल्स करके 30 लाख निकाला। तो इससे इजीली मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, इजीली मैं सेल्स निकाल सकता हूँ। हाँ या ना बोलेंगे? हाँ सर। 25% ऑफ सेल्स इज 30 लाख, तो सेल्स इज 30 लाख बाय 25%। यस यस। इन्वेंट्री होल्डिंग दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, करंट और क्विक रेशियो दिया हुआ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस वगैरह दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आपको क्या दिया क्वेश्चन है मालूम है? ये सब चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर सामने से दे दिया। ये अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर देखना इज अ गुड हैबिट, मतलब इंस्टीट्यूट का ये अच्छी आदतों में आ गया अब कि हाँ सर हम आपको अब इस चीज़ में नहीं फंसाएंगे, इस चीज़ में कोई एम्बिग्यूटी या डबल इंटरप्रिटेशन वाला चीज़ नहीं रखेंगे, आपको 360 खुद से दे देंगे, आप उस पर करिए, बात खत्म करिए। ठीक है, सो दिस इज अ थम्स अप। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट? इन्वेंट्री निकालना, वर्किंग कैपिटल निकालना, बेसिक डिफेंस इंटरवल। ओहो सर, ये BDI क्या होता है? सर ये BDI हमने नहीं पढ़ा था। सर ये BDI का मेरे को फॉर्मूला मैंने बहुत सोचा एग्जाम के दिन, मेरे को नहीं ध्यान आया सर। कोई बात नहीं, अगर ये BDI नहीं भी मालूम पड़ा ना, 2 नंबर का था ये BDI, 2 नंबर का ये BDI था। 2 नंबर यहाँ पे हो सकता है एट स्टेक हो, लेकिन बाकी 3 मार्क्स आप इजीली पॉकेट करके जाओगे। तो इसमें ना 3/5 आपको इजीली मिलता है इस क्वेश्चन में। बाकी इस क्वेश्चन में पहला 2 पार्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आप नहीं कर पाते, या कोई नया चीज़ पूछ लिया, कोई नया ट्रिक पूछ लिया, कुछ घुमा के आंसर लाना था, नहीं, एकदम सिंपल बुक का क्वेश्चन है ये। क्या है सर? इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल फटाफट से आप देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑफ सेल्स। क्विकली इधर से दिखा देता हूँ चलो। तो मेरा सेल्स आ गया कितना? 1,20,00,000 का सेल्स आ गया, 1,20,00,000 का सेल्स आ गया। COGS मुझे को पता क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितना? 1,20,00,000 से 30 लाख माइनस करूंगा, मेरा 90 लाख का आ गया COGS, 90 लाख का आ गया COGS। नाउ नेक्स्ट व्हाट? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मालूम है? यस। क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। दूसरा भी फॉर्मूला ऑब्वियसली कॉग्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये दोनों यूज होगा, एंड ये दोनों फॉर्मूला यूज करके अपने आंसर निकालने वाले हैं। तो ग्रीन में आपका फॉर्मूला हो गया, ब्लू में आपका स्टेप हो गया। ठीक है, और रेड में आंसर आएगा। सबसे पहले टर्नओवर रेशियो निकाल लिया 360/28 करके। मेरे को ये होल्डिंग पीरियड ना क्वेश्चन में गिवन था, तो 12.86 टाइम्स आया। मैं राउंड ऑफ कर दूं इसको 13 टाइम्स में, मैं राउंड ऑफ कर दूं इसको 13 टाइम्स में। क्यों करना है राउंड ऑफ?
आईसीआई कभी भी ये टाइम्स वाला चीज़ को राउंड ऑफ प्रेफर नहीं करता। अब इक्का दुक्का किसी सॉल्यूशन उन्होंने कर दिया होगा अपना अपना हिस्ट्री में, तो वो अलग बात है। 90% ऑफ द क्वेश्चन वो राउंड ऑफ नहीं करता, तो इसको 12.86 लेके आगे बढ़ाइए। और बात भी सही है, आपका 12 बार पूरा इन्वेंट्री घुमा और लास्ट टाइम पूरा नहीं घुमा, 86% इन्वेंट्री घूम पाया मेरा, तो ठीक है, जितना घुमा घुमा। तो आपको ये 12.86 लेके आगे बढ़ना था, ठीक है। इसको 13 मत करना। हो सकता है 13 में भी आंसर राइट कर दे, बड़ा बात नहीं है, बट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट 12.86 में रॉन्ग नहीं करेगा, बात समझो। 12.86 में रॉन्ग नहीं करेगा, 13 में हो सकता है राइट कर दे, बात को समझना, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? कॉग्स बाय एवरेज इन्वेंट्री। मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए मेरे को मालूम है 12.86 है। मेरा कॉग्स निकाल लिया था मैंने ऊपर में 90 लैक्स। अब मेरे को ना ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 लैक्स का। कैसे सर? यहाँ पे इजीली दिया हुआ, देख लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं निकाल सकता हूँ हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आएगा ₹6 लैक्स का। आंसर आया ₹6 लैक्स का। थोड़ा सा यहाँ पे रुपये का राउंडिंग ऑफ हुआ है 86 पैसा का, लेकिन लास्ट में आंसर 6 लैक्स इज द करेक्ट, ठीक है। अब ये 13 कोई कर लेता ना, तो वो राउंडिंग ऑफ करके कभी भी 6 लाख नहीं ला पाता, उसका आंसर कुछ और आता, करके देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे 12.86 करने से लिटिल रुपये का राउंडिंग ऑफ किया मैंने, और 6 लाख ले आया। चलो डन है क्या? हाँ। अब वर्किंग नोट में नेक्स्ट हमने क्या बनाया? करंट रेशियो दिया हुआ है आपको CA/CL 1.2, तो मैंने CL ले लिया 1.2। क्विक रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री का वैल्यू निकल गया, ये सब तो आपको अब ईजी है। CL निकल गया 15 लाख, ये सब में तो मुझे मालूम है, ये कर लिया होगा आपने। करंट एसेट्स कितना आया सर? अब मेरे को CL मिल गया। CL क्या था? CA इज इक्वल टू 1.2 CL, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया मेरा 18 लाख का करंट एसेट्स। मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया ₹3 लाख का। मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया ₹3 लाख का। इसको चाहो तो आप रेड कर लो, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल कितना? 3 लाख का है। वर्किंग कैपिटल 3 लाख का, वर्किंग कैपिटल ही मांगा था, वही मैंने चेक कर लिया। वर्किंग कैपिटल 3 लाख का आया। नेक्स्ट, बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या होता है? बेसिक डिफेंस इंटरवल का ना मतलब पहले समझ लो कि कितने रुपए आपके पास ऐसे होने चाहिए, कितने रुपए आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कितने दिन तक चल जाएंगे। मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स विच यू हैव विच कैन सर्वाइव फॉर X डेज, जो विदाउट एनी फ्यूचर कैश इनफ्लो के लिए भी आपका काम बन जाएगा। मतलब कि मान लो मेरे पास है, बेसिक डिफेंस इंटरवल का आंसर आता है इन डेज, ठीक है। एक बार समझने के लिए, आ गया 20 डेज, मतलब 20 डेज का BD आया है, बेसिक डिफेंस इंटरवल 20 डेज का आया। मतलब 20 दिन तक ना मेरे पास जो पैसे हैं, मैं 20 दिन तक सर्वाइव कर लूंगा, कोई विदाउट एनी फ्यूचर कैश इनफ्लो। मतलब कोई पैसा नया है मैंने नहीं कमाया, तो मैं 20 दिन निकाल लूंगा, उसके बाद मेरे को दिक्कत आ जाएगी। तो ये 20 दिन का आंसर निकालने को अपने बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल। समझा पहला बात? हाँ। तो लॉजिकली सोचो, बेसिक डिफरेंस इंटरवल क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्विक एसेट्स, जो मेरे क्विक एसेट्स है, जो मेरे पास एकदम लिक्विड एसेट्स रहते हैं मेरे, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कैसे? डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्विक एसेट्स को मैंने डिवाइड कर दिया मेरे डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। अब सर क्विक एसेट्स कैसे आएगा? मेरे को पता है, मेरा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो 12 लाख का क्विक एसेट्स आना, वो सबको ही कर लिया होगा। पहला बात है फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फिर तो ऐसे ही बन जाता क्वेश्चन। अब डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुआ? मेरा सारे खर्चे ही तो ऑपरेटिंग के खर्चे होते हैं, अदर देन नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस और नो? यस। तो कॉग्स मैंने निकाला था, ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन था, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। 360 नंबर ऑफ डेज भी गिवन था। मेरा आंसर आया 27,000 पर डे। मतलब मेरा डेली ऑपरेटिंग खर्चा है इस कंपनी का 27,000 रुपया पर दिन का, उसका खर्चा है सर्वाइव करने का, ठीक है। उसके बाद 12 लाख रुपया पहले से है, तो 12 लाख से वो 27,000 डिवाइड कर देगा, तो आएगा 44.44 डेज तक वो सर्वाइव कर जाएगा। 44.44 डेज तक वो विदाउट एनी फ्यूचर कैश इनफ्लो सर्वाइव कर जाएगा। समझा? कितने पैसे थे डिवाइड बाय क्या खर्चा है, समझ में आ रही है? मेरे पास 100 रुपया है, मेरा एक दिन का खर्चा है 5 रुपया, मेरा एक दिन का खर्चा है मालूम है 5 रुपया, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को 100 रुपये दिए थे, तो मैं बोल सकता हूँ मैं 20 दिन तक चल जाएगा मेरा लाइफ, मेरा 20 दिन तक मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। हाँ, 5 रुपया करके सारा डेली खर्चा करोगे तो 20 दिन तक आप सर्वाइव कर जाओगे। 100 रुपीज़ तब जाके आपके खत्म होंगे। तो ये जो 20 डेज मैंने निकाला ना, जो आपने खुद बोला 20 डेज आपने बोला ना अभी, वो 20 डेज इज BDI विच इज द बेसिक डिफेंस इंटरवल। समझ में आई कि हाँ या ना? में पहले जवाब देंगे सर समझ में आई कि नहीं। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक मारना और कमेंट करना कि हाँ सर मजा आ रहा है। चलो आ जाओ अब फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन में। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट हुएगी कि सर ये फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारा ये आंसर आ रहा है, मेरे फ्रेंड का वो आंसर आ रहा है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा डाउट रहेगा, ठीक है। फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम आपका भी नहीं है ना, बहुत बार ICI अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है।
अलग अलग तरीके से इस फैक्टरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, तो बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे खुद नहीं समझ रहा तो क्या उपाय है। नाउ द थिंग इज, मैंने आपको बताया था फैक्टरिंग में 2 टेबल बनता है, एक रिसीवेबल बैलेंस लेकर टेबल बनेगा एंड देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर एनएम पे बनेगा। ये 2 टेबल बनेगा एंड जो मैंने बोला वैसे ही आपको करना है। पहले रिसीवेबल बैलेंस पे सारा चीज़ कैलकुलेट करो, जो 60 डेज 90 डेज जो क्रेडिट पीरियड रहता है उस पर, एंड देन एनुअली पूरा चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट निकाल के दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। सेकंड, इस क्वेश्चन में एक और दिक्कत आता है, जब भी रिजर्व रहता है, रिजर्व का एडजस्टमेंट रहता है तो दिक्कत आता है। तो दोनों चीज़ इस क्वेश्चन में है तो एक बार चलो क्विकली इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना चाहिए था एग्जाम में। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी बात सुनना, समझ में आएगा। किसी को डाउट हुआ तो मे भी कोई अलग इंटरप्रिटेशन कोई लगा रहा है, तो वी विल वेट फॉर द आईसीआई सॉल्यूशन फॉर दैट, बट स्टिल व्हाट आई फील मैंने वो सॉल्व किया। ठीक है ना, बेस्ड ऑन कि आईसीआई अभी तक कैसे करते हुए आ रहा है। सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ना, ऐसा सेम क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते इंस्टीट्यूट ने कभी भी पूछा है, सेम सिमिलर क्वेश्चन दिया है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन आईसीआई ने आज तक कभी नहीं पूछा है, तो बोल सकते हो ये नया क्वेश्चन काइंड ऑफ था, काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसा तो कुछ नयापन था नहीं। एक्स लिमिटेड हैज एवरेज डेटर्स ऑफ रुपीज 90 लाख, यहीं रुक जाए एक बार। तो जिस किसी ने भी अगर इसको क्रेडिट सेल्स मान लिया था एग्जाम में ना, तो इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखना मत, आगे बढ़ जाइए। इस क्वेश्चन में दिया ये एवरेज डेटर्स, डेटर बैलेंस दिया 90 लाख का, कंपनीज एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 60 डेज, कलेक्शन पीरियड दे दिया 60 दिन का, बहुत सुंदर बात है। मैं इन दोनों डेटा से पता क्या निकाल सकता हूँ, मेरा क्रेडिट सेल्स, मेरा क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा, टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा सबसे पहले, देन क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। कैसे आएगा सर, मेरा 360 डेज दिया हुआ था, तो बहुत बढ़िया बात है, टर्नओवर रेशियो निकाल लो। टर्नओवर रेशियो आएगा 360/6, तो मेरा बोल सकता हूँ 6 टाइम्स, और मेरे को 90 लाख इंटू 6 करूंगा तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 5 करोड़ 40 लाख का, मेरा क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आ गया 5 करोड़ 40 लाख का। अच्छा प्रेजेंटेशन के संग आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया जाएगा। एट प्रेजेंट इट इंकर्स अ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 4 लाख, 4 लाख का उसका आज का खर्चा पड़ता है। बहुत बढ़िया बात है, एडमिन खर्चा 4 लाख का, और बहुत सुंदर बात एक और है, पर ईयर में दे दिया। बैड डेट लॉस जो है ना, वो आपको 1% ऑफ क्रेडिट सेल्स दिया था, इसलिए आपको 5 करोड़ 40 लाख तो चाहिए ही था। तो मैं इसका 1% करूंगा तो मेरे को बैड डेट का भी अमाउंट मिल जाएगा। तो बैड डेट इज ओके, वेट अ सेकंड, ग्रीन में जो मैं टिक कर रहा हूँ, बैड डेट इज ओके, एडमिन एक्सपेंस इज ओके, डेटर्स इज ओके, इलेक्शन पीरियड इज ओके, एंड सेल्स इज ऑल्सो ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीटली ओके। नाउ सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, मतलब इंटरवल हो गया, अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टरिंग कंपनी हैज प्रपोज टू परचेज दिस रिसीवेबल्स बाय चार्जिंग अ कमीशन ऑफ 2% ऑन क्रेडिट सेल्स, दिस इज ऑल्सो ओके। अब ये जो नेक्स्ट लाइन आएगा ना, यही सबको तंग कर रहा है। द फैक्टर विल प्रोवाइड एन एडवांस ऑफ 85% ऑफ रिसीवेबल्स आफ्टर कीपिंग 15% एज रिजर्व। अलग अलग इंटरप्रिटेशन लिए जा रहे हैं इस लाइन के लोग, इस लाइन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन लिए जा रहे हैं। एंड विल चार्ज द इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर द कलेक्शन पीरियड, मतलब उसका इंटरेस्ट का खर्चा का अमाउंट रेट आपको दे दिया 15% फॉर द कलेक्शन पीरियड, मतलब 60 डेज के हिसाब से वो निकलेगा, दैट इज ओके। अजम्पशन 360 डेज दे दिया, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है अजम्पशन दे देता है जब डेज का खुद ही, तो अपने को तो अपने हिसाब से अजम्पशन लेना ही नहीं पड़ता है। वेरी गुड। सेकंड, आपको रिक्वायर्ड क्या है, पहला बात इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब ये क्वेश्चन में इफेक्टिव कॉस्ट दे दिया, मतलब आपको मालूम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कौन सा साइड हैवी आने वाला है, कॉस्ट साइड हैवी आएगा। वाई, बिकॉज इफेक्टिव कॉस्ट मांगा तो कॉस्ट ही ज़्यादा आएगा। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट के जैसे आपको एडवाइस करना है कि भाई उसको फैक्टरिंग करना है कि नहीं, ये इफेक्टिव कॉस्ट दे दिया ना, तो ऐसे ही इसको नहीं करने का आंसर ही आएगा। 1 नंबर तो उसको ऐसे ही मिल जाता जो बच्चा अगर सिर्फ ये वाला बुद्धि लगाता तो भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इफेक्टिव कॉस्ट कैसे आएगा 4 नंबर के लिए, मेरी बात सुनो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि आपको पहले ये 85% वाला समझा है, वो मैं सोच रहा हूँ। सर आपको पहले ये 85% वाला समझाते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में कोई रस नहीं है। मैंने बोला यार मैं ना 100 रुपये पाता था, मैं ना 100 रुपये मेरे एक स्टूडेंट से पाता था, मतलब मैं 100 रुपया किसी स्टूडेंट से रिसीव करने वाला था, मेरा डेटर था वो। मेरा एक स्टूडेंट ना मेरा 100 रुपया मेरा ले लिया था यार, मालूम है, मेरे को 100 रुपया देने वाला था, मैं डेटर था। उसने मेरे को दे दिया, पता है मेरे को 85% रुपया दे दिया, उसने 15% रिजर्व रख लिया। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा यार आपसे, आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, मैंने आपसे कहा मेरा एक स्टूडेंट ना मेरे को मेरा 100 रुपया पाता था, लेकिन उसने मेरे को 85% 85% दे दिया, 15% उसने रिजर्व अपने पास रख लिया। मैंने आपको ऐसा लाइन बोला, आपने क्या समझा इस लाइन से मेरे को बताओ तो पहले, मेरे को बताएगा आप लोग समझा क्या इस लाइन से। हाँ, आपने क्या बोला सर, मुझे सुनाई दिया, आपने बोला कि 85 रुपये सर आपको मिल गया एंड 15 रुपये उसने रख लिया, ये बोला कि नहीं आपने, पहले बोलो मेरे को। हाँ सर, आपको क्या बोला मैंने कि यार 85% वो मेरे को एडवांस में दे दिया एंड 15% यार रख लिया, मेरा वो मेरा रिसीवेबल था 100 रुपये का, मेरा 85% मेरे को दे दिया, 15% रख लिया। आपको क्या समझ में आया सर, आपको 85 रुपीज़ तो दे दिया आपका स्टूडेंट, लेकिन 15 रुपीज़ वो रख लिया। हाँ कि ना, मैं पहले जवाब देंगे कि ये समझ में आया कि नहीं। हाँ
बस अब कोई बात अपना चेंज नहीं करेगा। अब अभी जो आपने यस बोला, ये स्टैंड लिया, इसको चेंज नहीं करेगा कोई, ठीक है। अभी पूरा सब मेरे संग देखते रहोगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा। दो टेबल बनता है, फटाफट से सुनो। अब इस टेबल, अब इस सब में कुछ नहीं बचा है। दो टेबल बनता है अपना फैक्टरिंग में, दो टेबल बनाएंगे, आंसर निकालेंगे। क्रेडिट सेल्स क्या है, पे फटाफट से निकाल लिया। क्रेडिट सेल्स क्या, 5 करोड़ 40 लाख का कैसे आया मालूम है, डेटर दिया हुआ है, टर्नओवर पीरियड दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप इजीली क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो। अब आ जाओ सबसे पहले ये वाला टेबल में। दिस इज द टेबल टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड बाय द फैक्टर टू द कंपनी। द अमाउंट टू बी पेड बाय द फैक्टर टू द कंपनी, दो टेबल बनता है। दिस इज द टेबल नंबर 1, जिसमें रिसीवेबल्स पर अपना सारा कैलकुलेशन करते हैं। जो कलेक्शन पीरियड या क्रेडिट पीरियड का टाइम रहता है उसमें सारा कैलकुलेशन अपने करते हैं। यस और नो, यस। रिसीवेबल बैलेंस मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया था 90 लाख, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने पुट किया। कमीशन 2% दिया हुआ था, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द रिसीवेबल बैलेंस। यस और नो, यस, तो वो भी इशू का बात नहीं है। रिजर्व मेरे को रखा था 15%। उसने कहा यार, मैंने आपको कहा ना, वो बच्चा मेरा यार 15% रख लिया, 15% रख लिया, तो यार कोई बात नहीं सर, आपको 13,50,000 उसने रख लिया, बांट के आपको इतना रुपया वो दे देगा। कमीशन का कुछ था, कमीशन का ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर, हाँ सर, इतना रुपया उसने आपको दे दिया, उतना रुपया उसने आपको दे दिया, ठीक है। अब ना फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो जब इतना रुपया दे रहा है, मतलब वो 85% वाला अमाउंट मेरे को दे रहा है 15% काटने के बाद, तो यार उस पर तो वो तो इंटरेस्ट लेगा ना। फैक्टर तो मेरा कोई वो नहीं था ना, डेटर नहीं था ना, फैक्टर तो मेरा डेटर खरीद रहा उल्टा, तो वो तो अपना इंटरेस्ट काटेगा। हाँ, तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 74/70 पे ही। अब यहाँ पे हो सकता है किसी का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आ रहा है, सर 74/70 पे क्यों काटूंगा मैं, ना उसका 85% पे मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन मैं उस पर 15% से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन मैं उस पर 60/360 करूंगा, और जो आएगा सर मैं वो वाला फिगर यहाँ पे बैठाऊंगा। देन ऑल द बेस्ट टू यू, लेट्स वेट फॉर द ICI। बट मैं आगे कमेंट नहीं करूंगा कि ये वाला इंटरप्रिटेशन से ये सम सॉल्व करता है कि नहीं वो, ठीक है। ये वाला इंटरप्रिटेशन सॉल्व करता है कि नहीं। जब मैंने आपको हिंदी में बोला तब आपने क्या बोला था कि हाँ सर आपको 85 आज देगा, 15 रखेगा। उस चीज़ को यहाँ अंग्रेजी में लिखा है इस क्वेश्चन में। अब लेट्स वेट कि यहाँ पे ICI क्या लेता है। मेरे हिसाब से ये वाला चीज़ इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन ऑन फैक्टरिंग बन गया ये, विदाउट एनी एडजस्टमेंट एज सच, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी एज सच। तो अमाउंट पेड बाय द फैक्टर टू द कंपनी आ गया मेरा 73, 83, 250। एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने निकाल लिया, इसका मैंने बस एनुअलाइज कर दिया, तो 11,20,500 का मेरा एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। मेरे को नेक्स्ट वाला टेबल में यूज आएगा, दैट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेबल। बेनिफिट कितना, सेविंग्स इन बैड डेट आया मेरा 5,40,000, सेविंग्स इन एडमिन आ गया 4 लाख, मेरा टोटल बेनिफिट आ गया 9,40,000, कॉस्ट आ गया कमीशन का 10,80,000 विच इज 2%, वो मेरे को पता है। इंटरेस्ट मैंने ऊपर से निकाल के यहाँ ले आया 11,25,100, बस इंटरेस्ट आ गया मेरा, आ गया टोटल कॉस्ट 22 लाख का। मेरे को एक चीज़ कोई बताएगा, कोई एक एडजस्टमेंट या एक लाइन आइटम यहाँ पे मिसिंग है, कौन सा लाइन आइटम इस क्वेश्चन में आ नहीं रहा इन द बेनिफिट सेक्शन। मैंने हिंट दे दिया आपको, इन द बेनिफिट सेक्शन द आंसर इज यहाँ पे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रहा, द सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच द कंपनी हैज एज इट्स बेनिफिट, वो आपने यहाँ लिया नहीं। तो भैया मैंने नहीं लिया का बात नहीं है, आपको क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है। बेनिफिट आपका कब आता है, आपको दो चीज का डेटा तो देगा कि 60 डेज में आप का कलेक्शन पीरियड था, फैक्टर के आने के वजह से वो 40 डेज 50 डेज कुछ तो घटे, क्वेश्चन में दिया कहां है डेटा। सेकेंडली फैक्टर का 15% का इंटरेस्ट रेट दिया, आपका इंटरेस्ट रेट कहां दिया है, तो मैं कैसे निकालता सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं नहीं निकाल सकता, तो मेरे ने इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब मैंने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। डन है। अब मेरा नेट कॉस्ट आ गया इतना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना है सर, मेरा जो नेट कॉस्ट है उसको मैंने डिवाइड कर दिया ऑन द अमाउंट विच द फैक्टर विल पे टू द कंपनी। सर ये 360 पे करते हो, सॉरी ये टेबल सर आप 90 पे बनाते हो, ये आप 360 पे करते हो, तो उसका बोलना ये है कि यहाँ पे आप क्या करते हो ना, 12,60,000 वाला जो फिगर है, वो जो आप ये जो सॉरी 73, 83 वाला जो फिगर है जो आपका 90 डेज पे आया, मतलब करेक्शन पीरियड पे आया, 60 डेज पे आया, ये हर बार 60 डेज होने पे वो आता रहेगा, हर बार 60 डेज खत्म फिर आएगा, 60 डेज खत्म फिर आएगा, तो अल्टीमेटली आपका एनुअल बन जाएगा, इसीलिए वो ऐसे करता है इसको सॉल्व। तो 17% का आपका आंसर आएगा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। एडवाइस आएगा कि इट विल नॉट एक्सेप्ट। डन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन 1C विच इज द डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन। ये भी आपसे मैनेजेबल था, अभी तक ये वाला क्वेश्चन में कुछ भी था, मैंने आपको बताया यहाँ पे 3/5। ओके सर, इस क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ 5/5, सर आप बताइए, मैं बोल सकता हूँ आंसर देख के 5/5? यस, अगर इंस्टीट्यूट को नया असम्पशन लेके कुछ और ना कर दे ना, तो मैं बोल दूंगा इसको भी 5/5, यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1C में क्या बोलता है क्वेश्चन, समझेंगे साथ में। PQL लिमिटेड डिविडेंड डिसीजन टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, चलो।
2+3 मार्क्स का क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस क्वेश्चन में, मतलब 2 पार्ट रहेगा। PQR Limited is a leading company operating in the coal sector engaged in the extraction, processing and distribution of coal for industrial and energy purposes. The following information is provided by the management of PQR. कुछ information उसने यहाँ पे दिया, बहुत सुंदर सा information है, क्या क्या दिया हुआ देख लो। Equity share capital, dividend paid, growth rate and key. आपको क्या क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड पेड मतलब D0 दे दिया, D0 दे दिया, यस और नो, यस। सेकंड ग्रोथ रेट दे दिया विच इज 20% पर एनम इन परपेचुइटी, ऑब्वियसली दैट इज इन परपेचुइटी, बात खत्म। एंड आपको केई दे दिया 25% का, मतलब D0 G केई दे दिया। मैं इससे इजीली गॉर्डन देख के क्या निकाल सकता हूँ मालूम है, पी प्राइस निकाल सकता हूँ मैं, P0 यस। करंट मार्केट प्राइस में निकाल सकता हूँ, वही मांगा भी था आपसे। एक पार्ट हो गया, देखिएगा इसमें ना 2 मार्क्स था, 2+3 मतलब इसका आई का 2 नंबर एंड 2 का 2 नंबर, एंड इसके लिए भी 1+1 मतलब ये प्राइस निकालने का 1 मार्क्स एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने का 1 मार्क्स है। तो कैसे करेंगे, पार्ट 1 पहले देखते हैं। मैंने बोला गॉर्डन का फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए बहुत सुंदर से, उसके बाद मैंने D1 निकाला। सबसे पहले मैंने D1 निकाला। वो चीज़ की गलती कोई मत करके प्लीज आना, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपने नहीं की होगी ऑब्वियसली ये गलती। एंड P0 आ गया ₹240 पर शेयर, बहुत बढ़िया बात है। आपको मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, मैंने क्यों लिखा मालूम है, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इफ MPS इज इक्वल टू फेस वैल्यू पर शेयर। पता है आपको एक बात, आपको ना थैंक यू बोलना चाहिए इंस्टीट्यूट को। यहाँ पे एक प्रीवियस RTP MTP का क्वेश्चन है, आई एम नॉट गेटिंग कौन सा, लास्ट ईयर का 25 ईयर का ही किसी MTP का क्वेश्चन था। उसने ना यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मांग लिया, बात खत्म। उसने नहीं बोला MPS इज इक्वल टू FP। मेरे को अज्यूम करना पड़ा, वरना मैं समय नहीं सॉल्व कर पा रहा था। ये गति थी पहले तो आपको तो यहाँ पे लिखना चाहिए था थैंक यू ICAI, थैंक यू ICAI यहाँ पे लिख देने के लिए भाई कि हाँ MPS इज इक्वल टू फेस वैल्यू। वरना ऐसा वियर्ड अजम्पशन मेरे को लेना पसंद नहीं कि MPS इज फेस वैल्यू ले लो जस्ट टू सॉल्व द सम। एजम्पशन ऐसा लेते हैं जो अपने को सम बनाने में हेल्प करे। अब ये और ऑब्वियस अजम्पशंस लेते हैं। अब एब्सर्ड अजम्पशन लेके आप सम सॉल्व करोगे तब तो आपका गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पे सामने से लिख दिया तो बात खत्म, थैंक यू सो मच। तो आपका मार्केट प्राइस फेस वैल्यू आ गया 240, इशूड शेयर कैपिटल का फिगर दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 कोई भी निकाल लेता, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 कोई भी निकाल लेता, कोई दिक्कत का बात है नहीं। 240 मैंने डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 आ गया। सुंदर सा आंसर है, देख के समझ में आ गया होगा एग्जाम में क्या राइट है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 3 नंबर का ये पार्ट है। 3 नंबर का ये पार्ट है जिसमें मेरे हिसाब से दिस शुड हैव बीन 1 मार्क्स एंड दिस शुड हैव बीन 2 मार्क्स। मार्केट प्राइस बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द डिविडेंड इज पेड, क्या यूज करना है, MM अप्रोच यूज करना है। यूज द करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेटेड इन गॉर्डन एज P0, बहुत बढ़िया बात है, एक और आपको हेल्प कर दिया। तो मेरे को P0 निकालने बोला, अपने को MM हाइपोथेसिस में पता है फॉर्मूला क्या है, दिस ये कोई फॉर्मूला हुआ, ये ऑब्वियस अजम्पशन ही है, मतलब ऑब्वियस कैलकुलेशन ही है। तो 240 दिया हुआ था, आपको P1 निकालने बोला है, 12 आपको दिया हुआ है, D1 1 + 0.25 का KE दिया हुआ है, आपका आ गया 288 का P0, बात खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, एज पर MM हाइपोथेसिस का दिस इज द पार्ट जहाँ पे पॉसिबल है आपको गलती हुआ हो एंड मे बी आपका यहाँ पे 2 नंबर एट स्टेक पड़ गया हो। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 आउट ऑफ 5 मैं लिख सकता हूँ, 3 आउट ऑफ 5 इस क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूँ कि मिलेगा, ठीक है। देखते हैं लास्ट में टोटलिंग करते हैं। 2 नंबर में हो सकता है बच्चे यहाँ पे, क्योंकि हल्का सा ट्रिकी था ये। What will be the amount of earnings required for the company so that MM hypothesis holds true? MM hypothesis को holds true करने के लिए क्या बोला है कि आपको अर्निंग्स चाहिए, यहाँ पे अर्निंग्स निकालना है। If the company has made new investment of ₹5 lakhs, क्वेश्चन में डेटा दिया है, during the period issued 1000 new equity shares। क्वेश्चन में ना आपको क्या क्या दे दिया, आई दे दिया, इन्वेस्टमेंट का मतलब आई दे दिया 5 लाख का। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स को मैं एक बार M से डिनोट करूंगा, M फॉर मंकी, M से डिनोट करूंगा, दैट इज 1000 न्यू शेयर्स, M दे दिया। अब आपको बोला है कि MM हाइपोथेसिस अगर होल्ड्स ट्रू है तो भैया मेरे को निकाल के दो मेरा अर्निंग्स। कैसे करोगे, कैसे करोगे, पता है इस क्वेश्चन को करते समय ना MM हाइपोथेसिस में टोटल 3 स्टेप होते हैं, मैंने बताया आपको। 3 स्टेप फॉर्मूला है, ये 3 स्टेप से अपने सम्स बनाते थे। अगर डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड वाला क्वेश्चन आता तो वो तीनों फॉर्मूला को अगर कोई एक पेपर में एक रफ में लिख लेता ना बस, तो पहला वाला जो स्टेप था, जो फॉर्मूला था, उससे तो आपने ये फर्स्ट A वाला पार्ट कर लिया। अब ये B वाला जो था ना, वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाता। थर्ड वाला फॉर्मूला का इसमें कोई पार्ट ही नहीं था, वैल्यू ऑफ द फर्म मांगा ही नहीं था, ठीक है।
देखो हाइपोथेसिस का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालते थे। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स क्या होता था, मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास क्या रिटेन्ड अर्निंग्स है, उसको मैं P1 से डिवाइड कर देता था। आई ई माइनस डी को मैं रिटेन्ड अर्निंग्स बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हो। तो मेरे को नंबर ऑफ न्यू शेयर्स तो क्वेश्चन में दे दिया था 1000, आई भी दे दिया मेरे को, P1 मेरे पास अब है, ई मांगा है और डी मेरे पास है, पुट करो आंसर आ जाएगा। सर मेरे पास P1 288 है, मेरे को डिविडेंड 1,20,000 है, कैसे 10,000 शेयर्स था, 12 रुपये का डिविडेंड था। 10,000 शेयर्स निकाला आपने पार्ट 1 में और 12 रुपये का डिविडेंड निकाला आपने पार्ट 1 में। तो मेरा अल्टीमेटली इसका आंसर पता कितना आएगा, 3,32,000 का सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑफ द अर्निंग्स। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन था, कोई ट्रिकीनेस था ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो बच्चे वहां फंस गए। वही आपको दे देता ना डिविडेंड पेड डिविडेंड नॉट पेड, तो वो एक तरीके से अपने दिमाग में रट्टा हो गया है, वो रट्टा वाला चीज़ हो गया कहीं ना कहीं, सच बोलूँ तो वो रट्टा हो गया, अपने कर लेते हैं वैसे। दैट इज़ द रॉन्ग वे। आपको अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ाई करो, नहीं बिना एक फार्मूला को उतारता स्मार्ट काम करो। ये फार्मूला को उतारता ना एग्जाम में तो उसको देख के ऑप्टिकली फिर समझ में आता, अच्छा इस फार्मूला से ये सम बन जाएगा बिकॉज मेरे पास ये है ये है ये है ये है, ये मांगा तो मैं फार्मूला लगाता हूँ, आंसर आ गया 3,32,000। लास्ट वाला फॉर्मूला से वैल्यू निकालते हो टू कैलकुलेट वेदर वैल्यू इज सेम और नॉट सेम व्हेन डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड। वो वाला तो पार्ट यहाँ मांगा नहीं था। डन है। फिर भी मेरे को लगता है 5 में से 5 भी बहुत जन को मिलेगा ऑब्वियसली, बट 3 नंबर इसमें इजीली गेटेबल था इस क्वेश्चन में। आपको 2+1 3 मार्क्स तो मिलता ही मिलता। चलो नेक्स्ट फैक्टर नहीं सॉरी लेवरेज का क्वेश्चन है, ये तो बच्चा क्वेश्चन एकदम, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका लेवरेज से पूछ लेता है लोग, जिसको देख के आपको एकदम आग भर जानी चाहिए सर, इमोशनल हो जाना चाहिए कि लेवरेज आ गया आखिरकार, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था, तू अब जाके मिला मेरे को। 2+1+2 हमेशा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया करो। सेल्स दिया है, ईपीएस दिया है, टैक्स रेट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे दिया, थैंक यू। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट करके सामने से दे दिया, मतलब अभी मेरा क्या ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट है। सामने से दे दिया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया, अब मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस 12% डिबेंचर। अब बोला है मेरे को निकालने EBIT, कैसे निकालूंगा मैं EBIT, मैं कैसे निकालूंगा, कौन बताएगा मुझे? सर हाथ ऊपर करो, मैं निकालूंगा EBIT, फटाफट से बताओ। आप बताओ सर, कोई अब कोई ऐसे देखेगा ना, वो बोलेगा सर इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज नहीं दिया, मैं EBIT कैसे निकालूंगा, वरना अपने क्या सीख के रखे हैं, EBIT बाई EBT करते हैं डिफरेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ रहता है, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट करते हैं, EBIT आ जाता है। हाँ या ना बोलो पहले, हाँ। तो सर इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ? मैंने एक चीज़ और आपको बोला, हमेशा इनकम स्टेटमेंट बोल के कुछ होता है। लेवरेज का क्वेश्चन आया ना, इनकम स्टेटमेंट बना दो, बस आग बंद करके बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, कुछ मत करो, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना देना था, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना देना था। इनकम स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर किया। सेल्स आपको गिवन था 50 लाख का, भूल जाइए बाकी सबको। FG गिवन था 10,80,000 का। अच्छा मैं इसको कलर करके कुछ करूं आपको, हाँ ये आपको गिवन था 50 लाख, ये आपको 10,80,000 भी गिवन था, देन आपको इंटरेस्ट भी गिवन था, मतलब 75 लाख का और 12% तो दिया हुआ था। टैक्स रेट गिवन था। सर मेरे को ना प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन था, 9 लाख पे मैं 10% कर लेता। मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन था, मेरे को EPS भी गिवन था। जो जो मैंने रेड से बॉक्स किया वो मेरे को गिवन था कि नहीं, वो मेरे को गिवन था कि नहीं, पहले ये बताएंगे आप लोग। हाँ हाँ ये सब गिवन था। अगर ये सब गिवन थे तो ये EPS से मैं नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को पता था, तो मैं इजीली आफेश निकाल सकता हूँ 4,50,000। आफेश मतलब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स में इजीली निकाल सकता था 4,50,000। यस और नो? यस सर मेरे को आफेश आ जाता, मेरे को 90,000 गिवन था, मैं पैट निकाल लेता, दिस माइनस दिस इज दिस, तो दिस प्लस दिस इज 5,40,000 विच इज पैट। सर मेरे को पैट मालूम था, टैक्स रेट मेरे को दिया हुआ था 40%, तो मेरे को EBT आ जाता 5,40,000 डिवाइडेड बाई 60%, इसको 60 इंटू 100 जैसे भी लिखना लिख लो। हाँ सर मेरे को आ जाता है मेरा EBT। इंटरेस्ट अगेन मेरे को गिवन था, देन मेरे को आ जाता है EBIT। तो ये बैक कैलकुलेशन था एकदम नीचे से ऊपर यहाँ तक, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ी चढ़ के आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलता। हम सर 8 सीढ़ी तो 2 नंबर के लिए चढ़ेंगे ना? हाँ सर यस। समझ में आया कैसे करना था इस क्वेश्चन को? कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज, अब आप कर लोगे। कंबाइंड लेवरेज मैं नहीं बता रहा, मैंने किया सॉल्व, देख लेना आप लोग। चलो एडवाइज द लेवल ऑफ सेल्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ना पूछता है बहुत बार आजकल। एडवाइज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर अर्निंग बिफोर टैक्स विल बी 0, आपका EBT विल बी 0। सर कंबाइंड लेवरेज का एक फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको?
सर कंबाइंड लेवरेज मैंने याद करके क्या, डॉल इंटू DFL, ओके दैट इज फाइन, बट कंबाइंड लेवरेज को अपने बोलते क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कंबाइंड लेवरेज आता था। और एक फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी से, तो ये निकल जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैंने बोला कंबाइंड लेवरेज निकलता था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ सर, मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी जो है ना, वो क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन है, पता है कैसे लिखा है कि वेयर द ईबीटी विल बी जीरो, मतलब 100% ईबीटी बदल जाएगा। सर कोई भी चीज 4 रुपए का वो जीरो होगा तो मतलब 4 से 100% वो रिड्यूस हो गया तब जाके जीरो हुआ। 90 रुपए का कोई चीज है वो जीरो होगा तो अंदर 90 रुपए मतलब 100% वो पूरा रिड्यूस होगा तो जीरो होगा। तो मेरा परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 100%। सर एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स बोला है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालो। जो ने परसेंटेज चेंज इन सेल्स पर आंसर छोड़ दिया ना, तो बेर मिनिमम एक नंबर कट के आएगा, बेर मिनिमम एक नंबर कट के आएगा आउट ऑफ 2, ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स पर आंसर नहीं छोड़ना था आपको, उसको मल्टीप्लाई करके नया लेवल ऑफ सेल्स देना था। छोटी छोटी चीजें हैं, पता है आपको लग रहा होगा जिसका ये राइट हुआ ना, तो जिसने निकाला था ना, क्या टाइम पास कर रहा है, जिसका ये गलती हुआ ना उससे पूछना, और लोगों का गलती इसमें होगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स पे छोड़ के आएंगे आंसर। देखना ये सारी चीजें मालूम है मुझे, ये सब करते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट का गलती नहीं है, होगा ये ऑब्वियस है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ से सारे बॉक्सेस हटा दो क्विकली, ताकि आपको फाइनली मैं आंसर दिखा पाऊंगा। हाँ चलो, कंबाइंड एवरेज आ गया, निकाल लोगे। अब परसेंटेज चेंज मैंने बोला 100% का है, परसेंटेज चेंज ये 100 का है, ये निकालना था। DCL क्या, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स आया 31.25, तो नया सेल्स क्या आया सर, मेरा ना ईबीटी घट गया, जीरो हो गया, घट गया, तो मैं भी 50 लाख से ये परसेंटेज चेंज माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा कुछ कितना, 34, 37, 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी, यहाँ तक कुछ टफ लग रहा था पेपर में, टफ लग रहा था पेपर में, नहीं सर टफ नहीं था, टफ नहीं था यहाँ तक, सच बोल रहा हूँ मैं, टफ यहाँ तक नहीं था। एक क्वेश्चन क्या वो लोगों ने फाइनल का पूछ लिया, एकदम हो हल्ला हो गया है। सर एक क्वेश्चन फाइनल का पूछ लिया, एकदम हो हल्ला हो गया है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, फाइनल का क्वेश्चन एक तो पूछा, चलो उस पर आएंगे फिर बात करेंगे, अभी बोलने लगूंगा तो 2 बार बोलना पड़ेगा। पार्ट नंबर बी में क्या बोला है सर, इतना सारा इजी क्वेश्चन पूछा, उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं है। चलो आ जाओ। ARR क्या है, एंड बेस्ड ऑन, अच्छा बहुत बढ़िया बात है, बेस्ड ऑन लिख दिया आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 अप्रोच होता है ARR निकालने का, अपने को मालूम है, आपको थर्ड वाला दे दिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत वाला तरीके से निकालने दिया है। कैलकुलेट NPV बाय यूजिंग द वाक, वाक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और WACC से आपको NPV निकालना है। ठीक है, सी इजी क्वेश्चन है, मांगा क्या, बहुत सिंपल है, क्लियर है अपने को। नाउ सर एवरेज इन्वेस्टमेंट से ARR कैसे निकलता है, एवरेज पैड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हुआ सर, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सर एकदम जो जो समझ में आ रहा उतना बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और रुक जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलो आओ कोई बात नहीं। अल्गो स्टील लिमिटेड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कम सक्सेसफुली ऑपरेटिंग फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। मैं क्या करूं, तू 20 साल से कर रहा है कि 2 साल से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, फिगर दे मेरे को। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको 80% इक्विटी दे दिया, 20% का डेट दे दिया, कलर चेंज करते हैं, ब्लू से करते हैं। 80% का इक्विटी दे दिया, 20% का आपको डेट दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंपनी का केई दे दिया 13.5% का, 13.5% का केई दे दिया। सर मेरे को केडी दे देगा ना तो मैं निकाल लूंगा WACC, फीलिंग आ रहा अंदर से, देखते आगे क्या देता है। रिफ्लेक्टिंग द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली इट इज डेट कॉम्पोनेंट कंप्राइजेज ऑफ बैंक लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। सब बैंक लोन दिया आपको, सिर्फ डेट का जो 20% डेट है ना आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसमें बैंक लोन है, और उस बैंक लोन का ना 8% का ब्याज चलता है मार्केट में। ठीक है, समझ में आपने को, अपने भाषा में समझ लिया मैंने। सर जो 8% का 8% का ब्याज चल रहा है ना मार्केट में, काश मेरे को टैक्स रेट मिल जब आगे ना, मैं फटाक से केडी निकाल लूंगा, मैं WACC निकाल लूंगा। ठीक है चलो देखते हैं, टैक्स रेट देख लेंगे तो काम हो जाएगा, चलो ढूंढेंगे। अब आगे क्या बोला है, द कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन एंड टैक्सेस आर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। आप नहीं बोलते तो भी मैं करता। आफ्टर प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शॉर्टलिस्टेड अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। उन्होंने अपना शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको दे दिया। क्या डेटा दिया उस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको 24 लाख का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया 24 लाख का।
एस्टिमेटेड सैलवेज दे दिया 10% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सैलवेज दे दिया 10% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब 24 लाख का 10% आपका सैलवेज वैल्यू है। 24 लाख का तो 10% आएगा ना, वो आपका सैलवेज वैल्यू है, मतलब एट द एंड ऑफ द आपका स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ दे दिया 4 years का, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन दे दिया, इससे कुछ हिंट दे रहा है क्या? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन दे दिया कितना पता है कितना? 1,35,000 का टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन दे दिया। मोड ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया एसएलएम, मोड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम दे दिया, दैट इज ओके। ऐसे भी नहीं भी देता तो मैं एसएलएम ही अज्यूम करता, डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको बोला एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे दिया, बहुत बढ़िया बात है, 4 साल का दे दिया। पीवी फैक्टर दो ठो दिए, 10% के एंड 12% के। अरे सर टैक्स रेट ही नहीं है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन खत्म, टैक्स रेट आया ही नहीं। ऐसे हॉ करना था एग्जाम में, हॉ डर लगना चाहिए था कि सर टैक्स रेट कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढा टैक्स रेट नहीं मिला, तो कैसे निकालेंगे टैक्स रेट? मेरे को पता है एक चीज़, टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन दे दिया, मेरे को वहीं समझ में आ गया था, मेरा सम तो बन जाएगा। सर टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन देने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस टेल मी कि सर टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन का क्या तरीके से कैलकुलेशन होता है? टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, यस और नो? सर डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट से मेरे को टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन में निकाल सकता हूँ गिवन दिस डेटा। सर 24 लाख से 10% हटाऊंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, डेप्रिसिएशन को आ जाएगा 1 साल का। सर उस पर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज द टैक्स रेट, मेरे को आएगा 1,35,000, तो एक्स विच इज द टैक्स रेट आ जाएगा कुछ सम परसेंटेज। यहां तक करें, मैंने कहा वहीं से स्टार्ट किया है, देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट एंड डेप्रिसिएशन, जितना समझ में आए पहले उतना देखते हैं। सर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? 24 में से मैंने 10% हटाया, डिवाइड बाय 4 कैसे पर करा के 5,40,000 का डेप्रिसिएशन आया। टैक्स रेट अब आएगा 1,35,000 को 5,40,000 से डिवाइड करूंगा, सुंदर सा टैक्स रेट आ गया 25% का। 25% का मेरा टैक्स रेट आया, तो मेरा काम अब क्या निकल जाएगा? केडी निकल जाएगा, इसको यूज करके केडी निकल जाएगा इस 25% का यूज करके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 8% दिया हुआ है, मेरा केडी आ गया, केई दे दिया, वेट दिया हुआ है, मैं डब्ल्यूएसीसी तक पहुंच गया, तो मैंने फटाक से वो निकाला, यहाँ पे 6% का केडी आ गया, 6% का केडी आ गया, मेरा डब्ल्यूएसीसी आ गया 12% का। ये आप लोग कर लोगे, टेबल बड़ा ईजी है, एमसीक्यू में आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करके आए हो। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्किंग नोट में, टू कैलकुलेट द एवरेज पैट, मतलब अब यहाँ तक आपका काम बन गया। आपको बोला एआरआर निकालना है क्वेश्चन में, मेरे को चाहिए एवरेज पैट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट तो इजी दिख रहा है मेरे को, निकल जाएगा क्योंकि मेरा इनिशियल दिया हुआ है, मेरे को एट द एंड ऑफ द वैल्यू दिया हुआ है स्क्रैप, तो मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। एवरेज पैट कैसे निकलेगा? एवरेज पैट निकालना, पैट निकालना, यहाँ पे आपको बोला बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पैट में सब कुछ माइनस करके होता है। तो ये जो मेरा फिगर्स है, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, अगर मेरा क्या बोला एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, सिंपली समझ लो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यस, क्योंकि और कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो बारे में बात लिखा हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे दिया आपको बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, मैं टैक्स माइनस करूंगा तो पैट आ जाएगा, यस और नो? हाँ सर पैट आ जाएगा। तो यहाँ तक एक बार देखें सर, एवरेज पैट और सी फैट दोनों निकाला मैंने। सर मेरे को सारा डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्विकली देखेंगे आप लोग। कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ था, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, मेरा आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी आपको एग्जाम में वर्ड यूज करना है, बोथ आर एक्सेप्टेड। लेस टैक्स कर दिया, यहाँ पे फिगर्स बैठाया नहीं, आप लोग बैठा लेना, मैंने डायरेक्टली 75% इंटू कर दिया था, ठीक है। पैट आ गया मेरे, ये सारे फिगर्स का पैट आ गया। अब मैंने ना डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया टू कैलकुलेट सी फैट। यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया टू कैलकुलेट द सी फैट। क्यों किया ये मेहनत? क्योंकि मेरे को ना एनपीवी भी निकालना है, तो मैं वापस टेबल बनाने का काम थोड़ी ना करूंगा, तो मैंने एक टेबल में स्मार्टली सी फैट निकाल लिया। एनपीवी अपने निकालते हैं ऑब्वियसली पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो कैश इनफ्लो आने के लिए मेरे को ये सी फैट तो चाहिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, राइट। एवरेज पैट निकलता है ऑन दिस पैट, मतलब ऑन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉट ऑन सी फैट, प्लीज नॉट ऑन सी फैट। तो आपको ये पैट पे ही निकालना, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए तो वर्ड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा आ गया एवरेज पैट 8,32,500 का। अब एआरआर का फॉर्मूला मैंने पुट किया, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू बाय 2, दैट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मेरा 13,20,000 का एवरेज इन्वेस्टमेंट आया, एवरेज पैट आ गया, मेरा आंसर आ गया एआरआर का 63.07%। एकदम बढ़िया सुंदर सा आंसर आ गया, मेरा काम यहाँ तक बहुत सही जा रहा है, किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल बजटिंग पे भी ना आपको आईसीआई को थैंक यू लिखना चाहिए था कि हाँ भैया आपको इजी क्वेश्चन दे दिया,
कैब का भी ना कैसा कैसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा, मुझे मालूम है ऑलरेडी। आपके पास जिस किसी का भी कहीं का भी आपके पास है तो सारे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन से, चाहे किसी भी फैकल्टी का आपके पास एग्जामिशन बैंक हो या क्वेश्चन बैंक हो, वो क्वेश्चन बैंक में आपको भी पता है कितने क्वालिटी के क्वेश्चंस थे। तो आपको इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन टेस्ट करता है यहाँ पे। तो अगर आपको ARR भी अगर दे के और NPV दे के और सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया तो थैंक यू बोलना चाहिए था। चलो ARR आ गया 63.07%। अब कैलकुलेट कर लेंगे NPV, इजी कैसे, हमने CFAT निकाल लिया था, मेरे को पता नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, मेरे को PV फैक्टर पता है बिकॉज मेरे को क्या बोला 12% पे निकालना WACC, क्योंकि मैंने WACC निकाला 12%, NPV निकालना WACC पे, तो ये 12% पे मैंने PV फैक्टर। सर एक और चीज़, ये भी ना क्वेश्चन में डेटा गिवन है भैया, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वही पुट करना है, यहाँ पे खुद से 1/1.12 मत करना। ये ना गलती भी की होगी ना, अगर गलती भी की होगी तो गलती ही लेना यहाँ पे। सर ये ना 0.793 होता है कैलकुलेटर में, कैसे 0.797 लिख सकता है, रॉन्ग है सर। अरे रॉन्ग है तो रॉन्ग लीजिए, क्योंकि ICAI ने जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लेना, रॉन्ग है नहीं, वैसे मैंने समझाने के लिए बोला। कभी फ्यूचर में आया, AFM में आया फाइनल लेवल पे तो क्या करोगे। सर लास्ट में स्क्रैप वैल्यू ऐड करना मत भूल जाना। एक और चीज़ जहाँ लोग गलती करते हैं, स्क्रैप वैल्यू लास्ट में ऐड करना। सर मेरा NPV आ गया 18,36,370 रुपये का NPV आया। किस किस का आंसर ये वाला आया बताना मेरे को कि सर मेरा ये वाला आंसर राइट हुआ। वेरी गुड, समझ में आई। आए हम लोग अपना बेस्ट क्वेश्चन पे आए सर, क्लाइमैक्स वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले एक तो वो ऐसा होता है ना मूवी में लास्ट में क्लाइमैक्स होता है, ये हमारा क्लाइमैक्स वाला क्वेश्चन है, इसको बचा के रखा है हमने। क्वेश्चन नंबर 3A। चलो इसमें 2 मिनट तो बात करना होगा सर, अब सब कोई बात कर रहा 2 मिनट इसके बारे में टिप्पणी दे रहे तो मैं भी दे ही देता हूँ। सर ये आपको क्वेश्चन दे दिया CA फाइनल से, CA फाइनल का स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में आपको इजीली ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप लोग सबका पंगा हो गया इंस्टीट्यूट से कि ये क्वेश्चन क्यों दे दिया। पहले एक दो बात सुन लो क्विकली। मैंने हमेशा आपको बोला था इस टाइप का कोई सरप्राइज मिल जाए, कोई मस्ती कर जाए ना इंस्टीट्यूट, मस्ती कर दिया आप कैसे कि मस्ती कर जाए इंस्टीट्यूट ना, इसीलिए आपको हेल्प करता है क्या, थ्योरी। ये जो थ्योरी है वही है आपको यहाँ पे आके बचाने वाला था इस बार, ठीक है ना। पहला बात ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, हमेशा याद रहेगा। कभी भी किसी को एडवाइस भी करो ना, अगर आप पास हो जाते हो इंटरमीडिएट, आप फाइनल में चले जाते हो, इंटर का कोई आपसे एडवाइस लेता है तो उसको यही बोलना कि भाई तुम इतना रिस्क मत लेके जाना कि थ्योरी छोड़ के चला गया FM में, नहीं, मत करना ये काम, ठीक है। सुन लो, अभी आपको पूछ लिया है CA फाइनल का क्वेश्चन, मेरे को उम्मीद है आपने कुछ कुछ इस पर देख लिया होगा कंटेंट। इसमें मांगा क्या था मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ फटाफट। अब एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड आपसे मांग लिया था, अब एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड ये मांग लिया, अब आप उसको एक बार भूल जाओ दिमाग से, CA फाइनल बोल के भी कुछ होता है। CA इंटर इज द लास्ट लेवल इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड कोई वर्ड, कोई फॉरेन एलिमेंट वर्ड लग रहा है कि एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड। सर फंड रिक्वायर्ड मतलब क्या हुआ सर, कैपिटल, कैपिटल मतलब फंड मतलब कैपिटल, फंड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वर्ड का मतलब क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। एक्सटर्नल मतलब क्या, वो क्या बाहर से कैपिटल लाना पड़ेगा, बाहर से कैपिटल लाना पड़ेगा। इंटरनल फंड होता है मेरा रिजर्व, रिटेन अर्निंग, जैसे इंटरनल हुए। एंड एक्सटर्नल क्या हुआ मेरा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस वगैरह मेरा क्या हुआ, और डिवेंचर अगर हुआ तो वो सब मेरे बाहर के कैपिटल हुए। यस और नो, हाँ कि ना में पहले जवाब देंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे कि हाँ सर यहाँ तक मैं ओके हूँ, यहाँ तक ओके हो आप लोग कि आपका शेयर कैपिटल आना पड़ेगा, या आपका क्वेश्चन का डेटा के हिसाब से या आपको लोन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे करता, मैं क्वेश्चन पढ़ता, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा, बहुत सुंदर से एक तो बैलेंस शीट क्वेश्चन वाला बना के दिया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ गया, मेरे को एग्जाम में करते समय तो नहीं पता ना इसी फाइनल है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ नॉर्मली। सेल्स फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹900 lakhs, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच इज एंडिंग ऑन द 31st March, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। ये भी मतलब आपको बोला है कि अगर 900 रुपये का सेल है मेरा इस साल, तो अगला साल मेरा 900 पे 20% जोड़ दीजिए, मतलब 1080 लाख का सेल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ सेल्स। एक्सपेक्टेड टू बी मतलब वो जो 1080 लाख आया ना, ये जो स्टूडेंट ने निकाल के रखा है, इसी का 5% आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी 50%, मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट आया 1080 का 5% का, आप 50% डिविडेंड बांट दोगे, मतलब 1080 का 1080 का 5% का 50%, मतलब 27 लाख का डिविडेंड बांट दोगे, दैट इज इक्वल टू 27 लाख का डिविडेंड बांट दोगे। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर मेरा 54 लाख का पैट है
तो उसको दो बकेट में अगर मैं डाल दूं तो एक होगा रिटेन्ड, एक होगा रिटेन्ड, एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, यस और नो? सर दोनों में 27 ढाल सकता हूँ, यस। दोनों में 27 लाख में ढाल सकता हूँ, मतलब मैंने 27 लाख खुद घर पे रख लिया और 27 लाख मैंने अपने शेयर होल्डर्स लोग को बांट दिया, ठीक है। टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का है ना यहाँ पे क्या क्या कॉम्पोनेंट है दे दिया, पेबल्स एंड प्रोविजंस। अब आपको पढ़ते समय ना, इवन मेरे को, आपको क्या, सबको लगा सर शॉर्ट टर्म लोन इज अ करंट लायबिलिटी, यस इट इज अ करंट लायबिलिटी, बट द क्वेश्चन व्हाट हैज इट हैज गिवन, यू हैव टू अबाइड बाय दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि पेबल्स एंड प्रोविजंस को तुम करंट लायबिलिटी मानना, तो मानना यार, बात खत्म, क्यों जिद्दी कर रहा है। तो दैट विल वेरी डायरेक्टली विद सेल्स, मतलब सर मेरा ना, मेरे को समझ में आया ये 20% जो बढ़ रहा है वो मेरा ये सारे चीज भी 20% से बढ़ने वाले हैं, हाँ कि ना, यस। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, बस अब मेरे संग आ जाओ, भूल जाओ सब टेबल फेबल लिखो, ये वाला बस मैंने जो बनाया बैलेंस शीट उस पर ध्यान देंगे अब। सारे बच्चे ये बैलेंस शीट ही देखेंगे मेरे साथ। एक स्क्रीन पे आ जाना प्लीज, आ गया, एक स्क्रीन में सुंदर से बैलेंस शीट आ गया, हाँ। अब मेरे साथ सुनो, ये जो ईयर 1 है और ईयर 2 है, 2 ईयर का डेटा आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। ईयर 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला मैंने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी किया आपके लिए, इतना मेहनत किया मैंने सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करने के लिए फॉर दिस ईयर 1। भूल जाइए बाकी सब कुछ को, ईयर 1 देखिए। ईयर 1 क्वेश्चन का डेटा है यस और नो, यस। क्वेश्चन का डेटा में बोला है कि सब कुछ 20% बढ़ जाएगा, डायरेक्टली वैरी विद सेल्स, मतलब सेल्स 20% बढ़ रहा है तो टोटल एसेट्स 20% से बढ़ जाएंगे, यस और नो, यस। तो मतलब 600, ये देखो 20% से इंक्रीज है ईयर 2 में, मैंने प्लस 20% लिखा है यहाँ पे। 600 का 20% 720, इसका 20% 432, इसका 20% बढ़ाओ इतना, इसका 20% बढ़ाओ इतना, मतलब टोटल करोगे तो 1569 का आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा इन द ईयर 2। वाई? बिकॉज एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, yes or no, yes। Not only total assets but also current liabilities like payables and provision will also increase by 20%, that is 172.8 and 115.2, हाँ कि ना? हाँ, हाँ, हाँ। ये सब आ मेरा 20% से बढ़ जाएगा, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाइए, भूल जाइए जो मैंने लिखा, भूल जाइए। अब सर एक चीज और दिया हुआ था बस, सर मेरे को ना 27 लाख का डिविडेंड मैंने बांटा था और 27 लाख का डिविडेंड खुद रख लिया था, वो 27 लाख यहाँ से बढ़ के 195 हो जाएगा, मैंने रिजर्व्स में उसको ऐड किया होगा ना, तो वो 195 यहाँ हो जाएगा। सर बैलेंस शीट बनेगा कैसे ईयर 2 का? ऑल दीज 1569 से माइनस करूंगा 115.2, माइनस करूंगा 172.8, माइनस करूंगा 175, जो आंसर आएगा दैट इज योर एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड गाइस। बस ये 60 को भूल जाना एक बार, वो 60 अगला पार्ट के लिए कुछ लिखा हुआ, ठीक है, चाहो तो एक बार मिटा दो यार, चलो एक बार मिटा दो, 60 को भूल जाइए। अब देखिए ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, अब सिर्फ ब्लैंक मैं हाईलाइट करूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा के ब्लैंक बना रहा हूँ, ये सब ब्लैंक्स है। ये तीनों को मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल फंड है, ये मेरे एक्सटर्नल फंड के सोर्सेज है। एक्सटर्नल कैपिटल है, फंड वर्ड को मारो गोली यार, एक्सटर्नल कैपिटल है। तो हाँ, अब यार अगला ईयर का बैलेंस शीट बैच कैसे होगा मेरे को बता दो, ये तीनों में फिगर चाहिए कुछ, इन तीनों को जोड़ के जो फिगर आना चाहिए दैट इज योर एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड या था एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायर्ड, भाई यही था क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आने का कोई बात है कि इंटर का एक जगह मैंने कोई फाइनल का नया कंसेप्ट तो बताने ही नहीं गया मैं आपको, मैंने तो एक बैलेंस शीट बनाई आपको। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बैलेंस शीट तो अब आपके ऐसे बैक ऑफ द हैंड में, फिंगर टिप्स में है। बैलेंस शीट तो सर मेरे लिए हलवा है, बैलेंस शीट में आपके पास ग्रिप है, हाँ। मैंने बैलेंस शीट पे फिगर्स लिख दिया, यहाँ पे कुछ फिगर्स लिख दिया, यहाँ पे कुछ फिगर लिख दिया, पूछा सर ये 3 फिगर क्या होना चाहिए, आप नहीं बता सकते हो? आप बता सकते हैं सर। सर इंस्टीट्यूट मेरे को ये मार्क्स देगा, वो मार्क्स देगा, ग्रेस नंबर देगा, नहीं देगा, कुछ कोई ग्रेस नंबर नहीं देगा इस क्वेश्चन के लिए, उम्मीद भी मत रखना ग्रेस नंबर मिलने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आ गया तो सेंटा क्लॉज का गिफ्ट है हमारे लिए, वरना इस क्वेश्चन में कोई ग्रेस नंबर आपको नहीं मिलेगा, एकदम सीरियसली बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अपना जिसको जो इवैल्यूएशन लगाना है इसको छोड़ के लगाना, ठीक है। पहली बात ये समझ में आई मेरी बात इस क्वेश्चन में, ये एक्सटर्नल फंड का क्या फंडा था, कैसे निकलता, ये बैलेंस शीट बना के कोई भी समझ सकता। अब कोई ऐसा नया चीज था? नहीं था सर, कोई ऐसा नया चीज था? ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली टेल मी, किसी कोई नया कंसेप्ट सिखा दिए क्या? सर वर्किंग कैपिटल का कोई कंसेप्ट यहाँ टेस्ट हुआ ही नहीं है एक्चुअली, वर्किंग कैपिटल के नाम पे क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को देखो पूरा आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है, और वेटेज देना था ना वर्किंग कैपिटल को 20% का, तो वो वर्किंग कैपिटल के नाम पे ये क्वेश्चन डाल दिया है, कोई गलती हो गई,
चलो कोई बात नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से कोई सोचता तो भी कर लेता। ऑब्वियसली एग्जाम में फर्स्ट टाइम में और उस प्रेशर में ये इतना सोच पाना, आई अंडरस्टैंड वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कोई ऐसा अलग ही किसी का देख के गया हुआ हो तो ही ना वो सोच सकता है फर्स्ट गो में, नहीं तो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का ग्रिप हो नंबर्स में, एफएम के कंसेप्ट में एंड ये सब चीज़ में, तो वो मे भी कर पाता। बाकी लोगों को ऑब्वियसली इसमें दिक्कत तो हुई होगी, ठीक है ना, वो बात को मैं डिनाई कभी नहीं करूँगा। लेकिन ये वाला टेबल देख के किसी कोई नहीं बोल सकता सर ये कुछ टफ चीज़ था, नया था, टफ नहीं था, ठीक है। अब प्रॉब्लम पे आता है क्या होता है, अब ये एक बार पूछ लिया है, अब ऐसे तो कभी ऐसा नहीं है ना कि वीडियो बना के बोलेगा, इंस्टाग्राम में एक वीडियो आएगा इंस्टीट्यूट का कि ओ हो सॉरी हमसे ऐसी गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब ये किसी के भी बुक में नहीं मिलता आपको ये वाला कंसेप्ट एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड बोल के। अब जो नए मटेरियल सब टीचर के इंस्टीट्यूट का तो रहेगा भी नहीं, सब फैकल्टीज़ के नए मटेरियल आएंगे, उसमें वो लोग को ये कंसेप्ट भी पढ़ाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आईसीआई ने एक बार पूछ लिया, अब कोई गारंटी नहीं है। एक बार भी एग्जाम में पूछ लेता है तब कोई गारंटी नहीं है, फिर भी एमटीपी आरटीपी में पूछता तो एक रिस्क लिया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं। प्रेजेंटेशन इस आंसर का कैसे करना था, ये टेबल बना के करना था। इसमें एक्सपेक्टेड सेल्स आ जाता है, नेट प्रॉफिट पता है 54 का, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 का, डिविडेंड पेड इतना, डिविडेंड रखा हुआ इतना है, इंक्रीज इन एसेट्स ये वाला आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वो टेबल बनाया नीचे। ये टेबल मैं ना खुद से करूँ ना 1569 सर 1569.6 पे माइनस करो 195 माइनस करो 115.2 115.2 माइनस करो 172.8 और माइनस करो ये सब तो रहेगा ही ना सर, 260 तो रहेगा, 260 प्लस समथिंग होगा, तो माइनस करो 260 माइनस करो वापस 420 ये वाला भी। सर बैलेंस शीट है ना तो ओपनिंग फिगर्स तो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे ही, और माइनस करो 220 तो आएगा 186.6। ये तीनों का मिला के आना चाहिए 186.6 एंड दैट इज योर आंसर। 186.6 इज योर आंसर। समझ में आई कैसे आया? सर ये 260 और ये 420 और 220, अरे ये तो रहेगा ना, बैलेंस शीट है, फिगर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे एंड एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, नया क्या ऐड करना है वो पूछ रहा था आपसे। ये 260 तो है ही और 420 तो है ही और 220 तो है, इसमें ऐड नया क्या करना है वो आपसे क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है, ठीक है। तो आएगा आंसर 186.6, खुद से कैलकुलेट किया तो उसको यहाँ पे छोटा सा मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, इंक्रीज इन एसेट्स नेट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज। तो सिर्फ इंक्रीमेंटल फिगर ले लो और उस पर 20% इंटू कर दो तो आ गया इंक्रीज इन एसेट्स नेट ऑफ करेंट लाइबिलिटी। अब आपको इतना रुपया चाहिए, इतना आपके पास डिविडेंड का रुपया पड़ा था तो 186.6 आया। इससे बढ़िया अप्रोच है ये टेबल बना के बैलेंस शीट बना के करना और समझना क्वेश्चन को। बहुत टाइम लगा लिया इस क्वेश्चन में, समझ में आ गई होगी। पार्ट 2 क्या था सर? पार्ट 2 भी इजी था, कोई खास बात नहीं है इसमें। आपको बोला है कि आपको डिटरमाइन द सोर्सेज। अब आपने जो 186.6 निकाला उसका सोर्स बता दो, तो सोर्सेज बताओ, कंपोजिशन बताओ, तो मीट द रिक्वायरमेंट। करंट रेशियो दिया हुआ है 1.4, वो मेंटेन होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर आएगा लोचा। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5, ठीक है। रिमेनिंग फंड्स जो आपको इक्विटी से लाना है और आपको क्या मेंटेन करना है सर? एक पैकिंग ऑर्डर मेंटेन करना है, इसको आपने सीखा है पैकिंग ऑर्डर बोल के, आप लोग जानते हो चैप्टर नंबर 5। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी, इस तरीके से आपको एक पैकिंग ऑर्डर मेंटेन करने बोल रहा है। कैसे करेंगे क्विकली बताओ, कैसे करेंगे सर पैकिंग ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन? पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग से आपको पैसा उठाना है। अब ना इस पार्ट के लिए इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन को ना करेंट लाइबिलिटी अज्यूम कर लिया, वरना ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं होता। कभी भी करंट एसेट्स आपके 1.4 करंट रेशियो 1.4 नहीं आते। तो मैंने ना लेट एक्स्ट्रा फंड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन को एक्स मान लिया। करंट एसेट्स क्या हुए मेरे? ये प्लस ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या देख लो। मेरे ने बैलेंस शीट बना तो ली मैंने। इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, ये सारे फिगर्स कैसे आए? ऊपर से ही आ गए, ये टेबल से ही, ये बैलेंस शीट से ही आ गए, ठीक है। ये मेरे करंट एसेट्स आए। करंट लायबिलिटीज 220 लाख कैसे आया? अब 220 लाख इन दोनों को 220 लाख प्लस 172.8 लाख प्लस 115.2 लाख करोगे तो आपका ये आएगा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। प्लस एक्स भी है बीच में, प्लस एक्स भी है बीच में, मतलब ये 220 लाख प्लस ये और प्लस ये जो लाना है वो एक्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोगों को करंट लायबिलिटी मान लिया है, तभी ये मेंटेन हो पाएगा 1.4 में। अगर आपके पास बोल देगा ना ये करंट लायबिलिटी नहीं है तो दिस बाय दिस कर दोगे तो एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड लाओगे कहाँ से? लाने का जगह भी नहीं है आपके पास। करंट लायबिलिटी अगर नहीं है तो ऑलरेडी इसका फिगर तो दिया हुआ था और 1.4 भी रेशियो मेंटेन नहीं होता, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा करंट लायबिलिटी है, ठीक है। समझ में आया बात? तो सी ए बाय सी एल इज 1.4, तो सी एल आ गया मेरा 606.86। अब मैं यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ था, दिस इज इक्वल टू 606.86
ये देखो यहाँ पे एक्स आ गया फिर मेरा 98.86 लाख, एक्स आ गया 98.86 लाख। ये जो एक्स है, ये जो एक्स है उसको निकाल दिया, ठीक है। अब ये मेरे को एफ ए बाय लॉन्ग टर्म लोन को 1.5 मेंटेन करना था। लॉन्ग टर्म लोन मेरे को दिया हुआ है कितना, सॉरी फिक्स एसेट दिया हुआ है कितना 720 लैक्स, 1.5 से डिवाइड करूंगा ये 480 आ जाएगा। तो 420 मेरा पुराना फिगर था, 480 नया हुआ, तो मेरे को इंक्रीमेंटल कितना चाहिए 60, वही लिखा हुआ था पहले, ठीक है। अब पेंडिंग क्या बचा मेरा 186.6 मेरा टोटल था जो को मेरे को लाना था। एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड कभी नहीं भूलोगे सीए फाइनल में, एएफए में तो आप कभी नहीं भूलोगे, आपका बैच का लोग तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जो भी जनवरी 29 में सीए फाइनल देंगे वो लोग एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड कंसेप्ट नहीं भूलेंगे, ये तो मैं समझ गया आज ही। अब आप इसमें माइनस करोगे 98.86 को और 60 को, क्या है ये हमारा सर, ये मैंने जो शॉर्ट टर्म से लाया पैसा और लॉन्ग टर्म से लाया पैसा उन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो 27.74 मेरे को नया इक्विटी से लाना होगा। ये सोर्स एंड कॉम्पोजिशन का मैंने एक टेबल टू प्रेजेंट द फाइनल आंसर बना दिया। ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा तीनों का अमाउंट, तीनों का सोर्स है, एंड ये मैं कितना कितना फंडिंग लेके आऊँगा। बस दैट्स इट, कंप्लीट हो गया हमारा पेपर। एक सेकंड के लिए देखना आपको तो क्विकली एक सेकंड देख लो, धीरे 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 ऊपर चला जाता हूँ। चलो ऊपर से नीचे आते हैं ना, नीचे से ऊपर क्यों जाओगे, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड निकला, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिख दिया है। इससे ना किसी को भी ये नहीं बोल सकता सर कि आपको आता नहीं था, कोई नया चीज़ था, प्रेजेंटेशन है बस, देख लो। एक्स्ट्रा फंड्स रिक्वायर्ड था हमारा, शॉर्ट टर्म से एक्स मान लिया, करंट लायबिलिटी में उसको अज्यूम कर लिया उसका पार्ट को। ये सारी चीज़ें अब आप कर लोगे और आंसर आ जाएगा ये सारा कॉम्पोजिशन में, ठीक है। डन है सर। बचा क्या है, बचा कुछ है भी क्या सर? डबल एज स्वॉर्ड क्यों बोलते हैं, अब आप तो ये मालूम है आपको, ये सब डबल एज स्वॉर्ड क्यों बोलते हैं कि मेरा को सर अगर रिटर्न, बिकॉज इट हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आरओआई मेरा केडी से वैसी आ गया तो बढ़िया, अगर नहीं आया तब तो भैया मैं तो भित्तर, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसलिए डबल एज स्वॉर्ड बोला जाता है। समझ में आई क्या? हाँ सर। की फीचर्स ऑफ सीड कैपिटल असिस्टेंस आपका चैप्टर नंबर 2 से डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी में टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, फी की फीचर्स का। वर्चुअल बैंकिंग सर्विस आपका आ गया, कैश मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 से पूछ लिया, यूनिट नंबर 2 कैश मैनेजमेंट से पूछ लिया वर्चुअल बैंकिंग। एडवांटेजेस भी उसका मांग लिया आपसे, बोला उसका एडवांटेजेस भी बता के दे, ठीक है। 2-2 नंबर करके 4 नंबर का पूछ लिया कैश मैनेजमेंट यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन था। 2 नंबर का आपको एमसीक्यू में पूछ लिया, तो 6 नंबर का आपको कैश मैनेजमेंट आया इस टर्म में, समझ रहे हो। डिफाइन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा आपको। चैप्टर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का क्या है, नहीं है कि आपका कैश फ्लोज कम आ रहा है, आपका देनदारी बढ़ रहा है, बहुत सारा चीज़ें, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्या हो सकता है भैया, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, सिंपल सा बात है भैया, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन पता है इसमें, ये है पार्ट नंबर सी। ये सब क्वेश्चन देख के अच्छा लगता है, ऐसा कुछ दिमाग लगा रहा बच्चा। करंट रेशियो 2:1 का कहा, ऑब्वियसली करंट रेशियो 2:1 मतलब क्या, आइडियल करंट रेशियो है उसके पास। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज्ड। ये 3 ही चीज में आंसर लिखिएगा, अपना एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी बुद्धि किसी को नहीं लगाना था, सिर्फ इंप्रूव, डिक्लाइन या रिमेन अनचेंज्ड। और डेटर ओइंग ₹60,000 मतलब एक डेटर है जो मेरे को 60,000 रुपये देता है, वो पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, चाह तेरी 60,000 देता था पूरा का पूरा भित्तर, अब मेरे को 1 रुपया उससे मिलना नहीं है। बट ओनली 75% इज रिकवर्ड। मैंने ना सिर्फ बैड डेट हो गया था, लेकिन मैंने कुछ रिकवर कर पाया क्या, मैं उसके घर गया, उसके घर पे मैंने बोला भाई तेरे पास क्या क्या है मेरे को दे। उसने बोला सर मेरे पास ये थोड़े बहुत सामान है, मेरे तो घर का छोटा मोटा कैश है डेली। मैंने बोला कोई मतलब नहीं है, मेरे को वो कैश वैश सब दे दे तू। तो मैं वो सब कैश वैश, उसका बर्तन कंदन सब लेके, थोड़ा बहुत सामान लेके घर आ गया, उसे कपड़े लते सब लेके मैं आ गया। 75% तक मैं अपना माल रिकवर कर पाया। तो सर पता है मेरे को ना, अल्टीमेटली करंट एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो 60,000 का सिर्फ 75% ही बचा, मतलब 25% का करंट एसेट्स का नुकसान हो गया यार। तो मेरा ये पता क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, समझा। सर इशू इक्विटी शेयर्स फॉर ₹2 लाख, प्रोसीड्स केप्ट इन करंट अकाउंट विद बैंक। मैंने ना इक्विटी शेयर 2 लाख का इशू कर दिया, तो एंट्री क्या मारता हूँ मैं, जनरल एंट्री बताएंगे कोई? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, यस और नो? नॉन करेंट लायबिलिटी, यस और नो, हाँ कि ना? सर मेरा नॉन करेंट लायबिलिटी है, ये पहला वाला पार्ट में करंट एसेट घटा तो करंट रेशियो घट जाएगा, इसीलिए, है ना। सर ये मेरा नॉन करेंट लायबिलिटी है, तो मेरा करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है। मेरा बैंक लेकिन बढ़ गया तो करंट एसेट्स बढ़ गया, तो मेरा करंट रेशियो सर यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। 25,000 कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इन कैश।
सर कस्टमर मतलब क्या हुआ सर, एक ऐसा पर्सन जो मेरे को पैसा देता है, मेरा कस्टमर है। मैंने गया क्रोमा, क्रोमा में मैंने खरीदा एक नया टीवी, तो क्रोमा वालों के लिए मैं हो गया कस्टमर। मैंने बोला कि मैं दूंगा पैसे, तू टीवी तो डिलीवर कर, मैं दूंगा तेरे को पैसा। तो मैंने कस्टमर ने वो बोला ठीक है चलो, फिर मैंने जाके उसको 25,000 दे दिए, मैंने 25,000 का टीवी लेके आया, मैंने दे दिए। तो उसका क्या हुआ, 25,000 रिकवर हो गया। जब तक मैंने नहीं दिया तो मैं डेटर था, जब मैंने 25,000 दे दिया तो उसको कैश मिल गया। तो कोई भी चेंज हुआ उसका करंट एसेट्स में? नहीं। तो उसका करंट रेशियो में चेंज होगा? नहीं। तो ये भी मेरा नो चेंज में रह जाएगा, नो चेंज में रह जाएगा। ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड फॉर ₹12,500 ऑन क्रेडिट। 8,000 का गुड्स था मेरा, कॉस्ट करके मेरे पास पड़ा था, मेरे पास कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर करके मेरा एफजी में था, पता है कितना, 8,000। मैंने ना उसको 12,500 में उधारी में बेच दिया। मतलब मेरा डेटर अब कितना हो गया पता है, मेरा डेटर हो गया 12,500। ये मेरा चला गया, ये मेरा जीरो हो गया, ये मेरा जीरो हो गया। लेकिन अब मेरा डिफरेंशियल कितना एक्स्ट्रा 4,500 का मेरा करंट एसेट्स ओवरऑल बढ़ गया। ओवरऑल करंट एसेट 4,500 का बढ़ गया। करंट एसेट ओवरऑल 4,500 का बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटी वहीं का वहीं है, तो मेरा करंट रेशियो फिर से बढ़ जाएगा। तो दिस विल अगेन इंक्रीज। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को पसंद आया, इस टाइप का सोच के करने वाला क्वेश्चन इज गुड। तो ये हमारा एफएम पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैसा आया, किसको क्या लग रहा है, कितना मार्क्स उनको मिल रहा है, बताना नीचे कमेंट करके। आपका कोई नया व्यू है, कोई इंटरप्रिटेशन है तो वो भी बताना, डिस्कस करते हैं क्या हर्चा है। ठीक है, ये आ गया मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन कंप्लीट होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसमें तो हमने रिकॉर्ड बनाया है इस बार। सुपर 30 में 15 क्वेश्चन थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के केवल, उसमें से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ये वो 6 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स आपके, 30 मार्क्स आपके मेरे उन 15 क्वेश्चन में से आए हैं। सिर्फ 35 आउट ऑफ 30 इन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन मेरे 15 क्वेश्चन में से आ गए। इस बार क्या रिकॉर्ड बनाया है सर, किसी का ऐसा रिकॉर्ड आज तक नहीं बना होगा कि सारे ही क्वेश्चन सर आ गए। सर डिस्क्लेमर दे देते, मेरे पास कोई पेपर था नहीं, दिस वाज ऑब्वियसली ट्रेंड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन, उसके भरोसे हमेशा कभी मत रहना। ये सब देखो, टीचर का अगर राइट हो जाता है ना तो वो आके बोलता है कि सर मेरा देखे, मैंने क्या मैंने जो बोला था वही क्वेश्चन आ गया। और अगर उसका गलत हो जाता है तो वो बोलता है कि भाई तेरे को तो पढ़ने बोला था ना मैंने, सुपर 30 तो सिर्फ रेफरेंस के लिए था। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब से कैरिड अवे नहीं होना है प्लीज़। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये बात, आप पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब होता रहता है कभी कभी। अपना मेहनत पे फोकस करिए, हार्डवर्क पे रहिए, डिटरमाइंड रहिए एंड डिसिप्लिन रहिए। HDD में हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, HDD 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 ही लाइफ का सक्सेस मंत्र है। ठीक है, आ जाओ चलो वीडियो को एंड करते हैं। होप सो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ऑडिट पे प्लीज़ फोकस करना, नेग्लेक्ट मत करना कि मैं ऑडिट से बाद में स्टार्ट करूंगा, नहीं, एक प्लानिंग बना के ऑडिट का पढ़ाई धीरे धीरे करके फुल स्टार्ट करते हैं। बोर्ड्स का जैसे एग्जाम तो बन चुका आपका, ये सीए का पूरा 1 महीना का आपका एग्जाम गया, जनवरी 26 बोल बोल के उसको हमने जनवरी 26 बना ही दिया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑडिट एग्जाम। उम्मीद है आपका एफएम पेपर का एग्जाम अच्छा गया होगा। अब आपसे मिलेंगे हम सीधा सीए फाइनल पे, अब आपसे नहीं मिलना चाहते सीए इंटर पे। ठीक है, सीए फाइनल पे मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।